everyone. Today we will discuss about the first stage of the British literature, that was the Old English literature. Old English literature किस तरीके से डेवलप्ड हुआ, क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो कि लैड करती हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को. स्टार्ट करते हैं. द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इंक्लूड 5 इन्वेंशन. की जो हमारी इंग्लैंड में जो हिस्ट्री है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंग्लैंड के ऊपर 5 जो है वो अटैक्ड हुए थे, 5 इन्वेशन हुए थे, जिनके नाम हैं द रोमन इन्वेशन, एंग्लो सेशन, द क्रिश्चियन इन्वेंशन, द वीकनिंग इन्वेंशन एंड द नॉर्मन फ्रेंच इन्वेशन. हम एक एक करके इन इन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे और इन इन्वेंशन ने किस तरीके से वहाँ के जो लैंग्वेज है, वहाँ के जो कल्चर है, किस तरीके से वहाँ को इफ़ेक्ट किया और किस तरीके से जो है वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर डेवलप हुई थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इन्वेंशन, दैट वाज द रोमन इन्वेंशन. मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या था. कि जो रोमन आइसलैंड के लोग थे उन्हें हम केल्टिक पीपल कहते थे. जो ब्रिटिश आइसलैंड के लोग थे उन्हें केल्टिक पीपल कहते थे. तो रोमन के जो लोग हैं उन्होंने इन ब्रिटिश आइसलैंड पर आक्रमण शुरू किया, अटैक शुरू किया और वहाँ पर उन्होंने अटैक शुरू किया. तो जो ब्रिटिश आइसलैंड की क्वीन थी, हर नेम वाज बोडिका. She fought against the Roman invasion, but she defected, and Roman harsed her and her daughter. तो ब्रिटिश लोग हार गए थे, ब्रिटिश लोग वर डिफेक्टेड एंड रोमन कॉन्कर द ब्रिटिश आइसलैंड एंड दे मेड अ लार्ज वॉल अराउंड द नॉर्थियन बॉर्डर ऑफ इंग्लैंड एंड नेम्ड इट हाइडियन वॉल. तो ब्रिटिश आइसलैंड, अभी हम इसको एक एक लाइन से पढ़ते हैं ताकि इसको अच्छी तरीके समझ में आ जाए. ब्रिटिश आइसलैंड वर इनहेबिटेड बाय केल्टिक पीपल नोन एज द ब्रिटोन. ब्रिटिश आइसलैंड में केल्टिक लोग रहते थे. रोमन एम्पायर मेड इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द केल्टिक पीपल इन ब्रिटेन अराउंड 55 BC. रोमन एम्पायर ने इनिशियल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करी थी ब्रिटेन के साथ 55 BC में, बट आफ्टर इट द रोमन इन्वेशन ऑफ ब्रिटेन बिगन अराउंड 3 AD 43. उसके बाद दे अटैक्ड द रोमन कॉन्टिनेंट. One of the principal figure found in the Romans was the Celtic queen Boudica. Boudica was the important figure who fought against the Romans. Unlike Roman counterpart, Celtic society allowed women rights often equal to men. British Iceland or the Celtic people gave equal right to women. When her husband died, Roman took over the land of her tribe, harshing her and her daughter. But British or Celtic people defected and Roman win the battle and they harshed the queen and her daughter. Roman conquered Britain around AD 44. AD 44 they conquered the Britain and made many things in the Britain, changed their culture, their language. They defected and a defensive wall across the entire northern border of England named Hardian Wall and made a defensive wall. Defensive wall मतलब आक्रमण ना हो सके, सुरक्षा के लिए for the safety they made a wall and named it Hardian Wall. So the next invention was the Anglo-Saxon invasion. Anglo-Saxon invasion में क्या था कि ब्रिटिश पर रोमन ने अपना कब्जा कर लिया था. उसके बाद क्या हुआ था कि रोमन एम्पायर ब्रिटेन में हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भी फॉल्ट होने लगे थे कॉन्टिनेंट में. और वहाँ का एक प्रमुख फिगर था, ए फेमस फिगर ऑफ रोमन एम्पायर वाज द किंग आर्थर, एज इट एंज्यूम्ड दैट ही वाज द डिसेंडेंट ऑफ केल्टिक एंड रोमन पीपल. कि इसकी ये जो है वो केल्टिक और रोमन पीपल का मिक्सचर था. एंग्लो सेक्शंस वर केम फ्रॉम द जर्मनिक ट्राइब. ये जर्मनिक ट्राइब थे, जर्मन से आए हुए थे एंड दे ब्रिंग देयर लैंग्वेज विद दैम. उसके बाद जब उन्होंने व्हेन दे सेटल्ड इन ब्रिटेन, जब ब्रिटेन में सेटल हो गए तो उन्होंने केल्टिक लोगों को या फिर जो रोमन के जो लोग थे और जो केल्टिक लोग थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की कंट्रीज़ में उनको क्या कर दिया, पुश कर दिया कि वहाँ पर रहेंगे.
और फिर एंग्लो सेक्शन की जो जर्मनिक लैंग्वेज थी वही जो लैंग्वेज जो है वो फाउंडेशन थी इंग्लिश लैंग्वेज की। रोमन एम्पायर फॉल्ड एट CA 420 एंड वर कॉल्ड बैक टू द कॉन्टिनेंट। रोमन एम्पायर जो है वो क्या हो गया था कि फॉल्ड आउट हो गया था एट दिस टाइम, और उसके बाद रोमन एम्पायर वापस अपने कॉन्टिनेंट में चला गया था। दिस पीरियड ऑफ टाइम प्रोड्यूस द फिगर दैट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इन लीजेंड इनटू किंग आर्थर। द मैन वाज फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द Arthurian legend was probably a descendant of Celtic Roman people who led his followers in resisting the Anglo-Saxon. It means the important figure of that time was the King Arthur, and it was assumed that he was the descendant of Celtic and Roman people, and he fought against the Anglo-Saxon. Anglo-Saxon were Germanic tribes who bring raiding the coastal area of Britain around 450. It means they came from the German and they were the Germanic tribe, and they bring German language with them. Anglo-Saxons settled in Britain. They were settled in Britain and pushed Celtic people into the remote part of the Britain. It means they settled the main part of the Britain and pushed Celtic people at the बिल्कुल बॉर्डर वाले जो एरिया है वहाँ पर उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को पुश कर दिया था। एंड टुडे जिन्हें हम बोलते हैं कंट्रीज ऑफ वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड में। द एंग्लो सेक्शन जर्मनिक लैंग्वेज इज़ द फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अब जो एंग्लो सेक्शंस की जो जर्मन की लैंग्वेज थी, द एंग्लो सेक्शन जर्मनिक लैंग्वेज इज़ द फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। द लैंग्वेज ऑफ generally known as Old English came primarily from the dialect of the West section. It means the language which is known as the Old English language has dialect of the West sections or the area located at Wessex. It means Old English के जो dialect थे वो West sections के थे, एक एरिया जो कि Wessex था, उससे उसी के dialect जो वो Old English language में यूज़ किए जाते थे। इन्वेशन ऑन ब्रिटेन वाज द क्रिश्चियन इन्वेशन। फर्स्ट इन्वेशन जो था वो था रोमन इन्वेशन, दूसरा था एंग्लो सेक्शन एंड द थर्ड वाज द क्रिश्चियन इन्वेशन। अब क्रिश्चियन इन्वेशन ने ब्रिटेन पर क्या इफ़ेक्ट किया, लिटरेचर को किस तरह इफ़ेक्ट किया, वो हम पढ़ेंगे। जो क्रिश्चियन लोग थे वो उनका इन्वेशन हुआ था ब्रिटेन में, और उन्होंने वहाँ के लोगों को क्रिश्चियन में बदलने की कोशिश की। वहाँ जो एंग्लो सेशंस के लोग थे दे ट्राई टू क्रिश्चियनाइज ऑल द एंग्लो सेशंस, और जो क्रिश्चियंस मॉन्क थे, जो पादरी वगैरह थे, दे यूजुअली रिकॉर्डेड द ओल्ड लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेशन। सो द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी इन ब्रिटेन वाज एज इन्फ्लुएंशनल ऑन द लैंग्वेज एंड द कल्चर देयरफॉर ऑन द लिटरेचर। क्रिश्चियनिटी का जो ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी का अराइवल इट इफेक्टेड their language, their culture as well as their literature. Christianity was not known in Britain. जो Christianity थी वो known नहीं थी ब्रिटेन में। When St. Augustine arrived in 597, then St. Augustine arrived in Britain in 1957 and he popularized the Christianity in Anglo-Saxon area or the Britain area. In 597, St. Augustine arrived on a mission to Christianize the pagan Anglo-Saxon. St. Augustine arrived on 597 to Christianize the Anglo-Saxons, and Christian monks, Christian के पादरी recorded the oral literature of Anglo-Saxon. Anglo-Saxons के जो लिटरेचर होते थे उसको वो ओरल लिटरेचर को वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते थे। what were the oral literature? Oral literature consist the stories, fables, songs, and there are many types of literature which is usually orally, जिनको जो है वो प्रोनाउंस किया जाता था, orally सुनाया जाता था। The establishment of monasteries in Britain led to the production of a beautiful manuscript like Lindisfarne Gospel. क्रिश्चियन इन्वेंशन के दौरान एक मैन्यूस्क्रिप्ट डेवलप हुई थी, लिंडिसफ्रेन गोस्पेल। ये जो है वो ब्रिटेन में जो मोनास्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हुई थी उसी से रिलेटेड ये मैन्यूस्क्रिप्ट थी। सो इट वाज ऑल अबाउट द क्रिश्चियन इन्वेंशन। द फोर्थ इन्वेंशन ऑन ब्रिटेन वाज द विकिंग इन्वेशन। इन विकिंग में क्या था कि ये लोग जो है वो 750 और 1050 के अंडर जो है वो यहाँ पर आए थे, और इनकी जो देयर कल्चर वाज सिमिलर टू द एंग्लो सेशंस, देयर लैंग्वेज एंड लिटरेचर और कल्चर इस वाज सिमिलर टू द एंग्लो सेशंस। So between 750 and 1050, another group of warlike pagan tribes raid Britain. एक और ट्राइब
another tribe that name was Viking attacked the raid the Britain area. The Vikings were from the area now known as the Scandinavia. They came from the area Scandinavia. They shared cultural similarities with the Anglo-Saxons. They brought their own language. They have their own language and their culture or literature is similar to the Anglo-Saxon. Fifth and the last invasion was the Norman invasion. नॉर्मन इन्वेशन में क्या था कि जो किंग था एंग्लो सेशन का वो था हार्लोट कोडविंशन और नॉर्मन ट्राइब्स का जो किंग था वो था विलियम डेस्टर एंड द एंग्लो सेशंस एंड नॉर्मन फाउट ईच अदर एंड एट द लास्ट नॉर्मन वॉन नॉर्मन जीत गए थे. नॉर्मन लोग एंग्लो सेशंस पर आक्रमण करने से पहले दे अटैक्ड द फ्रांस एंड अडोप्ट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इन्होंने इस लैंग्वेज को एंग्लो सेशंस लैंग्वेज में भी जो है वो इफ़ेक्ट किया था. तो द किंग ऑफ एंग्लो सेशन वाज हारोल्ड गोडविंशन एंड ऑन दैट टाइम नॉर्मन इन्वेशन एंग्लो सेशन एंड द किंग ऑफ नॉर्मन वाज विलियम डेस्टर एंड आफ्टर वॉन द बैटल ही बिकम द विलियम द कॉन्करर. यानी कि किंग जो था एंग्लो सेशन का हार्लोड गोडविंशन था और नॉर्मन का जो था वो था विलियम डेस्टर. जब नॉर्मन के राजा जीत गया था तो वह किस नाम से जाना गया? विलियम द कॉन्करर. बिफोर द इन्वेशन ऑफ ब्रिटेन दे अटैक्ड फ्रेंच एंड अडोप्ट फ्रेंच लैंग्वेज. ब्रिटेन पर अटैक करने से पहले उन्होंने फ्रेंच पर अटैक किया था और अपने साथ नॉर्मन लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज अपने साथ लेकर आए थे वो. सो व्हेन दे वॉन ब्रिटेन दे ब्रॉट ए न्यू लैंग्वेज एंड न्यू कल्चर. और जब भी ब्रिटेन पर उन्होंने आक्रमण किया तो अपने साथ वो नई लैंग्वेज और नई कल्चर लेके आए थे. Old French become the language of court, government, church. Old English language of Anglo-Saxon exist only the conquered lower order of society. It means जो नई लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज थी जो कि नॉर्मन लोग लेकर आए थे दे अडोप्टेड और दे यूज्ड इन कोर्ट गवर्नमेंट एंड चर्च एंड द old English language of the Anglo-Saxon used by the lower order of society or the lower people of society. At the end of 12th century there was an English poet named Lyman who wrote poems. The name of his poem was Bird. It was written in more than 16,000 line and become first historiography. It means at the end of 12th century there was an English poet and his name was Lyman. He wrote a poem Bird and this Bird poem it was the first historiography. Historiography means हिस्ट्री के बारे में एक ग्राफ बनाना, हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिलती है इससे. नेक्स्ट Cadman-Heim and Venerable Bede. Cadman-Heim it means Edmund and Venerable Bede both were poets and they wrote different works. Venerable Bede wrote the Eliastical History of English Pupil. It is very famous work and Cadman-Heim also wrote work. Venerable Bede is an important historian of Anglo-Saxon period because of his work Eliastical History of English Pupil. It means he was an historian of Anglo-Saxon period and his work was Eliastical History of English Pupil. He was born at the time 672 or 673. Eliastical History of English poem records two events. This work records two events. One event is about the Abbey of Whiteley. It means there was an abbey in the Palace Whiteley in northern England. And the second event, he records the story of King Edward's conversion to Christianity. The second event described the King Edward's conversion to Christianity. And Cadman-Heim is the old extant work in the Old English language. Cadman-Heim is the very oldest work in Old English language and it was composed during the later half of the 7th century. It was composed at the half of the 7th century. In his Eliastical History of English Pupil, the Bede record the story of Cadman, a simple uneducated cowherder at the Abbey of Whiteley, who was given the gift of song in a dream. It means Eliastical History of English Pupil described
the story of a simple, uneducated cow herder boy, Cadman, who lived at the Abbey of Whitey in northern England, and he has a power, a magical power of the gift of song in a dream. Anglo-Saxon songs and stories were always about battles, heroic but violent deeds. It means the content of the Anglo-Saxon songs and stories were about battles, heroic and violent deeds. Monks were responsible for the recording of history. The monks of the church was responsible as they recorded the history of Anglo-Saxon. One of the highlight of this period was the production of illuminated manuscript. One of the most famous manuscript is the Lindisfarne Gospel. It means there was a famous manuscript of that time was the Lindisfarne Gospel. The Dream of Road was another work, and it was inscribed in a tall wall in Christian monument in Britain. The Dream of Wall was written by unknown author. The author of The Dream of Road was unknown, and it is inscribed on the Ruthvel Cross, a 18-feet tall freestanding across one of the oldest extant Christian monument इन ब्रिटेन. मतलब एक बहुत बड़ी वॉल थी क्रिश्चियंस की, उसके ऊपर ये वर्क इंस्क्राइब्ड था. द ऑथर वाज अननोन एंड व्हेन इट वाज wrote the period was unknown. Only 4 manuscripts contain all extant Old English literature. It means there was only 4 manuscripts which give us the detail about Old English literature. We know Old English literature by these 4 manuscripts. First manuscript was the Genius manuscript. It contained the Cadman hymn, the exterior book, the Cornwall Codex. Cornwall Codex include the Beowulf manuscript and the Wesley book. The next important work of all English literature was Beowulf. Beowulf was an epic poem, and its author was unknown. When it was composed, it was unknown, and it is a story of a boy whose name was Beowulf, and at the end of the story he died. And this work described the 3 main events. First event, Beowulf fought against the Grendel, a dragon, or you can see that an evil person. Or the second event described the Beowulf fought against the Grendel's mother, and the third event described the Beowulf fought against a dragon. Beowulf. Beowulf is the oldest epic poem written in English and is probably the most important extant Old English literary work. एक epic poem थी, यह it was an epic poem and it was an extant important work of Old English literature, and it exists in only one manuscript, the Novel Codex. It was included in the Novel Codex. The event in the poem take place in the 5th century. 5th century में इस poem के event हुए थे. No one known exactly when the poem was composed or who composed it. The author and the time when it was composed was unknown. Beowulf is considered the first great English poem. It was considered the first great English poem, and the event set in what is now Scandinavia. The event in this poem set in a palace which is now known as Scandinavia. And Beowulf and his pupil, the Geats, are from an area that is now part of Sweden. It means the events of the poem set in the area which is now called as Scandinavia, and Beowulf and their tribe's pupil, known as the Geats, are from an area which is now a part of Sweden, and the king of the Sweden was Hrothgar. The structure of the poem, some scholars see Beowulf as having 2 structures. Some scholars assumed that it has 2 structures, but later when different scholars analyzes the structure of the poem, they said that Beowulf has 3 structures. Beowulf against Grendel. Beowulf fought against the Grendel. Beowulf fought against the Grendel's mother, and the third event, Beowulf against the dragon to save his tribe. The next most important topic is oral formulaic tradition.
What is oral formulaic tradition means? At the time of Old English literature, the stories and the fables were announced or were told by orally. orally जो है वो स्टोरीज़ और जो भी फेबल्स होती थी वो सुनाई जाती थी, और उनको याद करने के लिए कुछ मेमोरी एड्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके कारण हम उन पोएम्स को याद कर सकते थे. So some scholars believe that the story of Beowulf existed in old tradition. It means some scholars believe that the Beowulf story existed in oral tradition, orally वह थी. The story told around the fires of the mid hall of the scope. It means जैसे एक बीच में आग लगा के चारों ओर लोग बैठे रहते थे, तब वह कहानी सुनाई जाती थी. At that time, people used certain memory aids to help him remember the long story. They used some memory aids to remember the old stories. That was called the formula. There are 4 formulas which people used for remembering or wrote the stories. First literary technique is caesar and half line. What is caesar and half line? Old English verses are divided into 2 half lines. It means Old English की जो लाइनें होती थी, they are divided into half line. 2 हाफ लाइन्स में, मतलब एक लाइन होती थी, वह उसको आधा हाफ लाइन में बटी होती थी, विद अ पोज इन द मिडल ऑफ द लाइन. लाइन के बीच में एक पोज होता था और वह लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, एंड दैट पोज इज कॉल्ड कैसरा. द सेकेंड इज एलिट्रेशन. ओल्ड इंग्लिश पोइट्री डज नॉट यूज राइम, इंस्टेड इट्स यूज एलिट्रेशन. They didn't use rhymes, they use alliteration. What is alliteration? The repetition of initial sound of words. It means repetition of words की जो इनिशियल साउंड होती है उसका रिपीटिशन होता था, जिससे वो आसानी से पोएम्स को याद कर लेते थे. और इसी एलिट्रेशन टेक्निक के कारण एक एलिट्रेशन रिवाइवल हुआ था. इसके बहुत सारे पोएट्स और बहुत सारे ऑथर्स इसके पार्ट थे, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे. मिडल इंग्लिश लिटरेचर में एलिट्रेशन रिवाइवल हुआ था. किनिंग्स. ओल्ड इंग्लिश पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ किनिंग्स. कंपाउंड मेटाफर्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिंपल नाउन. सिंपल नाउन की जगह कंपाउंड मेटाफर्स का इस्तेमाल किया जाता था. Last, litotus. What is litotus? Old English poetry sometimes expresses ideas with the use of litotus, a type of understatement in which meaning is expressed by negating its opposite. It means litotus में क्या होता था कि मीनिंग्स को समझाने के लिए हम अपोजिट लाइन्स का इस्तेमाल करते थे. इट मीन्स वी यूज़ अपोजिट्स टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन. एग्जाम्पल, दैट वाज नॉट अ गुड पैलेस. There is a line, that was not a good palace. What is it mean? It means that the palace was a bad palace. So instead using was a bad place, they use not a good place. So these were the literary techniques used by the pupils at Old English literature to remember the stories or the poem of that time. So today's videos, आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है. अगली वीडियो में हम जो है वो मिडल इंग्लिश लिटरेचर्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसमें इम्पोर्टेंट ऑथर्स, उनके वर्क्स के बारे में जानेंगे. थैंक यू.